अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हमने अकाउंटिंग फॉर अ शेयर कैपिटल ऑफ कॉरपोरेशन की डिस्कशन की थी। उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेशन की बात की, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स की बात की। अब हमारा है तो वही टॉपिक, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जो कंटेंट जो है वो डिफरेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें जी सबसे पहले कंटेंट है जी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू डिविडेंड एंड रिजर्व्स। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिजर्व्स को डिस्कस करेंगे। डिविडेंड हम पहले भी आपको बता चुके हैं, मजीद इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन होगी। प्राइमरी आईपीओ वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा सा हम डिफाइन इसमें करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे जो कैश डिविडेंड्स के साथ, स्टॉक डिविडेंड्स के साथ, प्रॉपर्टी डिविडेंड के साथ रिलेट करेंगे। बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर ऑफ स्टॉक डिविडेंड्स, स्टॉक सेपरेट, यूज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक मेथड, ये हम आज की डिस्कशन में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो मीन ऑफ फंडिंग, मीन ऑफ फंडिंग में हमारे पास तीन चीजें हैं, शेयर कैपिटल, डिबेंचर और रिजर्व्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हमारे पास दो तरह के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर। ये हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं बेटा, हम पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आपको दिए जाते हैं, और प्रेफरेंस शेयर को हमेशा ऑर्डिनरी शेयर्स से पहले जो है इनके डिविडेंड पे किए जाते हैं, और इनके पास ना वोटिंग राइट भी नहीं होता। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है, कॉमुलेटिव भी है और नॉन कॉमुलेटिव भी। कॉमुलेटिव में क्या है कि जी अगर एक साल में आप नहीं दे पाते डिविडेंड, तो अगले साल आप पिछले साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके दे रहे होते हैं। नॉन कॉम्युलेटिव में क्या है कि आप जो है अनपेड जो डिविडेंड है वो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बाद के सालों में। उसके बाद है ऑर्डिनरी शेयर, जिसको हम कॉमन शेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं ये हमारे अल्टीमेट ऑनर्स होते हैं, और इनका कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं होता, लेकिन इनका जो डिविडेंड है वो कंपनी के रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो हैं ये उस वक्त क्लेम करते हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम जो है वो क्लियर हो जाता है, बॉन्ड होल्डर्स का या लोन जिनसे आपने लिया हो तो उनका क्लेम जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो कुछ बचता है वो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इनके पास सबसे बड़ा जो राइट है वो ये है कि उनके पास वोटिंग राइट होता है। अच्छा, डिबेंचर जो है ये भी बॉन्ड्स की तरह के होते हैं, लेकिन ये थोड़े से इनसिक्योर होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो डिबेंचर नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डिबेंचर बेसिकली क्या है। ये भी लॉन्ग टर्म लोन्स है, ठीक है। एक डीड होती है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, एक फिक्स परसेंटेज बता दी जाती है, ठीक है। और कब ये रिटायर्ड होगा या कब ये खत्म होगा उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाता है। अच्छा जी, अब है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स आर प्रॉफिट और गेन विच एक्योर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये बेसिकली आपके प्रॉफिट या गेन्स हैं, ठीक है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी रिटेन कर रही होती है। अब दो तरह के रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ठीक है। इनसे आप डिविडेंड को भी पे कर सकते हैं, और जो कैपिटल रिजर्व है इनसे आप डिविडेंड को पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये वो गेन और प्रॉफिट होता है जो कि आपको नॉन ट्रेडिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप गेन कर रहे होते हैं। उसके एग्जाम्पल भी साथ साथ उसने आपको बताई है। अच्छा, सबसे पहले शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम क्या है कि जब हम शेयर को इशू करते हैं, जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे होते हैं, अगर उससे ज्यादा अमाउंट हमें मिल जाती है शेयर इशू करने से, तो उसको हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। उससे रेलिवेंट जो है ये कुछ उसने रिजर्व्स की रिस्ट्रिक्शंस बताई हुई है कि ये रिजर्व इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वे। इन जगहों पे हम रिजर्व को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि हम यहाँ इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, इशुइंग शेयर्स का एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, कमीशन पेड या डिस्काउंट ऑन शेयर्स है उसको राइट ऑफ करना हो, टू पे अप बोनस इशू है, अगर टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ आप रिजर्व्स को यूज नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं। अब यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व आप कैसे करेंगे, अनरियलाइज्ड अगर गेन है जो भी किसी भी एसेट की वैल्यू से इंक्रीज हुआ है आफ्टर वैल्यूएशन, उसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व करेंगे। कैपिटल रिडेम्पशन या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, तो दिस अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंपनी रिडीमिंग इट्स शेयर और डिबेंचर बाय यूजिंग इट्स रिटेन प्रॉफिट। अब ये कब रेज होगा, जब कंपनी जो है वो रिडीम कर रही होगी अपने शेयर्स को या डिबेंचर को अपने ही रिटेन प्रॉफिट्स को यूज करते हुए। अच्छा, ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरह का है। ये इसमें से बहुत सारी चीजें हम पहले भी स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम टाइम नहीं लगाएंगे। ये स्लाइड्स आपने थोड़ा सा खुद से पढ़ लेनी है और मेरे साथ डिस्कस करनी है आपने क्लास।
अच्छा जी, उसके बाद है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या जी, फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट पर्पसेस द फाइनल अकाउंट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज आर सिमिलर एज दोस ऑफ द सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो सिर्फ दो चीज़ों की बेस पर आप इनके अलावा जितनी भी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए या मैनेजमेंट पर्पसेस में, वो सेम होंगी एज इन सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, सोल ट्रेडर भी कह सकते हैं, और पार्टनरशिप में। और वो दो कौन सी चीजें हैं जी, एक तो सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है और अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट है। अच्छा जी, अब यहाँ ये एक छोटी सी उसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक स्टेटमेंट आपको दिखाई हुई है। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, इसी को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो मल्टीपल स्टेप की बेस के ऊपर ये आपकी इनकम स्टेटमेंट को फॉर्म किया गया है। अब इसमें आप देख लें कि अगर मजीद हमारे पास अप्रोप्रिएशंस हैं तो अप्रोप्रिएशंस को भी हम ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। और जब हम इन चीज़ों को इसमें लिखेंगे तो हम अपने रिटेन प्रॉफिट में से इनको लेस करते जाएंगे, ठीक है। और डिविडेंड्स जो है इन सारी चीज़ों को भी हम लेस करेंगे, फिर हमारे पास रिटेन प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। बैलेंस शीट भी इसी तरह हमारे पास सामने है जी। बैलेंस शीट जो ये आपका फॉर्मेट है, ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें साथ ही वो आपको बता रहा है कि शेयर कैपिटल जो है वो ऑर्डिनरी शेयर के कितने इशूओं में है और प्रेफरेंस शेयर्स के कितने इशूओं में, उनकी भी सारी कैलकुलेशन करके उसने आपको बताई है। रिजर्व्स में है अगर, तो रिजर्व से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो भी आपको इसमें राइट डाउन करनी पड़ेंगी बैलेंस शीट में। Okay, then है जी appropriation of net profit. तो taxation payable on profit, amount written off as goodwill, preliminary expenses, retained profit from last year, after next year, dividend transfer to from reserves. ये सारी चीजें one by one हम आगे डिस्कस करेंगे कि appropriation of net profit basically है क्या। तो टैक्सेशन पेबल ऑन प्रॉफिट जो है, इसमें क्या है जी, जो प्रॉफिट टैक्स है वो एक आपका एक्सपेंस नहीं है, जबकि वो आपका क्या है जी, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। अब however for the purpose of presentation to make the account more understandable it is not shown with the other appropriation। अब हमने appropriation of profit को जो है वो दूसरे appropriations के साथ नहीं काउंट करना, इसको अलग से हम बताएंगे। it is shown as a deduction from profit from the year बिफोर टैक्सेशन। अब बेसिकली ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये आपको वो प्रॉफिट है जो कि डिडक्ट किया गया है उस साल में, लेकिन आपने टैक्सेशन से पहले इसको बताया है, ठीक है। दिस इज ए नेट प्रॉफिट फिगर्स टू शो द नेट रिजल्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्सेशन। तो बेसिकली ये क्या है, ये नेट प्रॉफिट फिगर होती है और इसको आप शो कब करते हैं, इसको आप तब शो करेंगे जब आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा आफ्टर द टैक्सेशन। यहाँ आपको फिर नेट रिजल्ट जो है वो आपको शो करने पड़ेंगे। Amount written off as goodwill, तो goodwill in the company may have been written off it from time to time, ठीक है। goodwill को हम कंपनी की जो goodwill है उसको written off कर रहे होते हैं with the passage of time to time। तो when this is done, the amount written off should be shown in the appropriation amount। तो अगर इसी तरह आप गुडविल को भी राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करनी पड़ेगी। इसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंसर्न कर रहे होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के साथ। जब आपने कंपनी को फॉर्म किया तो उस वक्त जो अर्ली जो आपके फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंसेस हो रहे थे, जिस तरह इसने एग्जांपल दी, लीगल एक्सपेंसेस एंड वेरियस गवर्नमेंटल टैक्सेस जो हैं, ये सारे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। इनको हम एसेट में शो नहीं करते, लेकिन हम इनको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। देन है जी रिटेन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो रिटेन प्रॉफिट क्या, जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो अप्रोप्रिएट हम नहीं कर सकते ड्यूरिंग द पीरियड। दिस देन विल बी बैलेंस ऑन दी appropriation account as brought forward from the previous year or carry forward for to the next year। तो हम इनको या तो brought forward कर रहे होते हैं या फिर हम carry forward कर रहे होते हैं। अच्छा जी, देन है डिविडेंड। तो डिविडेंड हमें कब मिलता है, जब हम शेयर्स को जो है वो इशू करते हैं तो उसका जो रिटर्न है उसको हम डिविडेंड कह रहे होते हैं। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑफ आवर कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नेट प्रॉफिट एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो जिस तरह की कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी होगी उसी तरह ऑर्डिनरी शेयर्स को भी और प्रेफरेंस जो शेयर्स होल्डर्स हैं हमारे, उनको हम डिविडेंड जो है वो देंगे। अब डिविडेंड जो है उसने कहा हमने दो तरह इसको डिवाइड कर दिया, इंटरिम या पेड डिविडेंड, फाइनल या प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम क्या है जी, इंटरिम डिविडेंड इज द पेड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर के मिड में, ठीक है, साल के दरमियान में अगर हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, भले वो आपके शेयर होल्डर्स हों ऑर्डिनरी के, भले वो आपके
प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो उसको हम कहेंगे इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब उसकी जो है बुक कीपिंग एंट्रीज वो भी उसने आपको बता दी है, तो ये आपने थोड़ा सा देखना है और इनको याद रखना है कि किस तरह इनको हमने रिकॉर्ड करना है। देन है प्रपोज, तो प्रपोज कब होगा कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो उस 1 साल के बाद जब आप शेयर होल्डर्स को, जो कि ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको जब आप डिविडेंड देंगे, और ये जो इसकी जो अनाउंसमेंट है, इसको अप्रूव करना जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में हो रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल या प्रपोज डिविडेंड। तो बेसिकली जो प्रपोज डिविडेंड है विल बी पेड इन द अर्ली ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल के फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले पहले आपको इसको पे करना होता है, और इसको हम ट्रेड करते हैं एज वन ऑफ द अप्रोप्रिएशन टू द शेयर होल्डर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड एज करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्योंकि करंट लायबिलिटी ये बन जाता है जब आप डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं, तो ये कंपनी की लायबिलिटी बन जाता है कि उसने हर हाल में इस डिविडेंड को पे करना है शेयर होल्डर्स को। अच्छा, उसी से रेलिवेंट उसने बुक कीपिंग एंट्रीज भी बताई हैं, तो ये भी आप देख लेंगे और इसको अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम रिजर्व, पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर में बी ट्रांसफर फ्रॉम द अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू द रिजर्व टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिक रीजन। तो इससे हमें क्या पता चला कि रेवेन्यू जो रिजर्व है, इसमें से हम जो है हमारा जो नेट प्रॉफिट है बेसिकली, उसमें से हम जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं अप्रोप्रिएशन से रिजर्व्स की तरफ, और बेसिकली ये रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं जो कि ट्रांसफर बैक हो रहे होते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविडेंड पर्पस के लिए, ताकि हम फाइनेंशियल जो फ्यूचर फाइनेंशियल पीरियड है उनमें हम डिविडेंड्स को पे कर सकें। अच्छा, उसी से रेलिवेंट उसने बुक कीपिंग एंट्रीज भी बताई हैं, तो ये भी आप देख लेंगे जरा। देन एक एग्जांपल उसने दी है, ये एग्जांपल जो है ये आपकी ट्रायल बैलेंस जो है ये शॉर्ट फॉर्म में उसने आपको बताया हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, तो ये आपकी एक होम असाइनमेंट है जिसको आप खुद से देखेंगे, पढ़ेंगे, इसका सोल्यूशन भी आगे उसने बताया हुआ है, और इसको सॉल्व करके आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी क्लास, अब इसके सोल्यूशन उसने बताइए। शॉर्ट फॉर्म में उसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो की है, ठीक है, जिसमें अप्रोप्रिएशन उसने जो है वो लेस की है रिटेन्ड अर्निंग्स में से या रिटेन्ड प्रॉफिट में से। अब वो जो अप्रोप्रिएशन थी वो इंटरिम और फाइनल डिविडेंड्स के साथ रिलेट कर रही थी, और इसी को फिर हमने बैलेंस शीट में भी शो किया एज एन करंट लायबिलिटी, और बताया कि ये वो अब लायबिलिटी है जो कि अभी शेयर होल्डर्स को नहीं मिली और ये कंपनी के ऊपर एक ड्यू है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास प्राइमरी मार्केट। तो बेसिकली टॉपिक जो है वो हमारा है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें एक पार्ट है प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जो है बेसिकली ये आपकी कौन सी मार्केट है जिसके अंदर आप फर्स्ट टाइम आपके जो शेयर्स हैं ये बॉन्ड्स जो हैं वो इशू हो रहे होते हैं। तो बेसिकली टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट जो है वो हमारे पास दो तरह की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर हमने क्या देखना है जी, जो फर्स्ट टाइम शेयर्स, डिबेंचर और कोई भी सिक्योरिटी पहली दफा अगर आप जो मार्केट में लॉन्च करने जा रहे होते हैं उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है जी, अब इसी से रेलिवेंट वो आपको बता रहा है कि बेसिकली इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो सेवर्स होते हैं वो अपना पैसे लेके आते हैं, और जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, जिनको हम बोरोवर्स कहते हैं, उनको वो पैसा दिया जाता है, और इस तरह फ्लो ऑफ फंड्स जो है वो बेसिकली पूरी मार्केट में फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, और इस पैसे से जो मार्केट जो है इकट्ठा पैसा करके उन लोगों को दिया जाता है, उन कंपनीज को दिया जाता है, ताकि इकोनॉमी का जो है एक पहिया जो है वो प्रॉपर वे से चल सके। फीचर ऑफ प्राइमरी मार्केट क्या है? इट इज रिलेटेड विद द न्यू इश्यूज। ठीक है, इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस, इट हैज वेरियस मेथड ऑफ फ्लोट कैपिटल, फॉलोइंग आर दी मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल इन दी प्राइमरी मार्केट। तो पब्लिक इश्यू के थ्रू भी हम प्राइमरी मार्केट में पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट हमेशा सेकेंडरी मार्केट से पहले जो है वो फॉल करेगी। अच्छा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? द फर्स्ट सेल ऑफ अ कंपनी स्टॉक टू द जनरल पब्लिक। तो पहली दफा अगर कंपनी का स्टॉक जो है वो पब्लिक को पहली दफा सेल करने के लिए दिया जाए तो उसको आईपीओ कहेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होते हैं? जो कि फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि हमारी बहुत सारी कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल जो सिक्योरिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग को या उनकी सेल को हैंडल कर रहे होते हैं। अंडर राइटिंग क्या है? बेसिकली प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एन इशू फ्रॉम अ फर्म और गवर्नमेंट एंड देन रीसेलिंग द इशू टू द इन्वेस्टर। ये लोग जो हैं पहले नई कंपनी से या गवर्नमेंट से जो फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू हो रहे होते हैं उनको परचेज कर लेते हैं और फिर आगे इन्वेस्टर को उसको रीसेल करते हैं।
ओके जी, देन है जी सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, जहां में ऑलरेडी ट्रेडेड जो सिक्योरिटीज हैं वो ट्रेड की जाएंगी, ठीक है। अब ये वो मार्केट होगी जिसके अंदर आपके पहले से ही शेयर्स और बॉन्ड्स और कोई भी सिक्योरिटी जो है वो जो ट्रेड हो रही होगी उसी को डिस्कस किया जाएगा। अब इसका जो चीफ पर्पस है सेकेंडरी मार्केट का वो ये है कि लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट हो सके। तो लिक्विडिटी का क्या मतलब है जी, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जितनी भी सिक्योरिटी है उनको जल्दी से बेच के उनको कन्वर्ट किया जाए पैसों में, ठीक है जी। अब मजीद वो आपको बता रहा है कि इफ एन इंडिविजुअल हैज बोट सम सिक्योरिटी एंड ही नाउ वांट्स टू सेल इट, ही कैन डू सो थ्रू द मीडियम ऑफ स्टॉक, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है जैसे कुछ सिक्योरिटी खरीदी और वो उसको बेचना चाहता है, तो वो किस तरह बेचेगा, वो इन्हीं मीडियम्स के थ्रू जो है वो बेचेगा। हो सकता है किसी ब्रोकर की सर्विसेज भी वो रिक्वायर कर सकता है। Feature of secondary market है, it create liquidity, it comes after primary market, it has a particular place, it encourage new investment, aids in financing the industry, ensures safe and fair dealing, ठीक है। मीडिया ब्रोडकास्टिंग जो है इसके थ्रू भी हम सेकेंडरी मार्केट को जो है वो देख रहे होते हैं, उसके फीचर्स हमें पता चल रहे होते हैं और हम अपनी ट्रेडिंग को जो है वो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू देख रहे होते हैं। Function of secondary market क्या है, provide regular information about the value of security, help to observe prices of bond and their interest rate, offer to investor liquidity for the assets. Secondary market bring together many interested parties, it keeps the cost of transaction low. तो secondary market के functions जो है वो इसने यहाँ आपको बता दिए। फेमस सेकेंडरी मार्केट वर्ल्ड वाइड जो है वो कौन कौन सी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नस्डैक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो ये फेमस सेकेंडरी मार्केट है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑपरेटिव है। अच्छा जी, कंक्लूजन क्या है, एक हमारे पास प्राइमरी मार्केट है और एक हमारे पास सेकेंडरी मार्केट है। अच्छा जी, देन है सीड कैपिटल। तो बेसिकली सीड कैपिटल क्या है, ये इनिशियल कैपिटल होता है जो कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये फाउंडर जो होती हैं किसी भी कंपनी के, वो ये पर्सनल एसेट्स या अपनी फैमिली या फ्रेंड से पैसा लेके जो कंपनी में लेके आ रहे होते हैं उनको हम सीड कैपिटल कहते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको आइडिया देना था कि कैपिटल्स की भी टाइप्स होती हैं हमारे पास। देन है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टार्टअप कंपनीज। जो बहुत ज्यादा ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनका जो कैपिटल है उसको हम फाइनेंशियल कैपिटल को उसी को हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। तो वेंचर कैपिटल जो है वो फंड जो है वो अर्न करता है मनी बाय अर्निंग equity in the company it invested, which usually have a novel technology or business model in high technology industry. तो basically IT की जो IT की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली वेंचर कैपिटल कहलाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई सी भी ऐसी कंपनी जो कि ग्रोइंग हो बहुत ज्यादा उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। प्राइवेट इक्विटी क्या है जी, देयर इज नो यूनिवर्सल एग्री डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी एज एन illiquid investment, since there is no active secondary market for such investment. Private investors have little control over how capital is invested and the investment profile cover a long horizon. Venture capital is a subset of a private equity and refer to equity investment made for the launch, early development or expansion of a business. They generally act as a partner. तो प्राइवेट इक्विटी जो है बेसिकली ये आपका जो है ये इसके अंदर वेंचर कैपिटल जो है ये एक उसका एक पार्ट है प्राइवेट इक्विटी के अंदर, ठीक है। और इसमें जो है जितने भी प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स हैं वो एज अ पार्टनर जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। आईपीओ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पब्लिक ऑफरिंग है, जो कि फर्स्ट टाइम स्टॉक जो कोई भी कंपनी इशू कर रही होती है, ठीक है, उसको लॉन्च किया जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट में जो है ये आप जितने भी शेयर्स हैं वो जो इशू आप करते हैं वो आप पब्लिक को नहीं करते, वो आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे रहे होते हैं, ठीक है। और वही लोग आपकी जो शेयर्स हैं वो परचेज कर रहे होते हैं। मजीद ही आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में बता रहे हैं कि इन्वेस्टर इन्वॉल्व्ड इन दी प्राइवेट प्लेसमेंट आर यूजुअली लार्ज बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड। तो इसने एग्जांपल खुद से दे दी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है जिस तरह के बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, ये सारे जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और शेयर्स को परचेज करते हैं और फिर आगे उसके ऊपर उस पैसे को आगे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक इशू क्या है जी, एफपीओ है जी, इज व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज मेक ईदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो पहले से कंपनीज जो पहली दफा अपनी मजीद शेयर्स को इशू कर रही होंगी, ठीक है, पब्लिक को, या एक ऑफर दे रही होंगी फॉर सेल टू द पब्लिक, तो वहाँ ये फॉलो ऑन पब्लिक इशू जो है ये आएगा।
QIP क्या है जी? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये भी एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर्स को और सिक्योरिटीज को आप इशू कर रहे होते हैं और कन्वर्ट हो रही होती हैं इनटू इक्विटी शेयर्स में जो कंपनी लिस्टेड होती हैं, ठीक है, टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स ओनली। अब ये बेसिकली वही बायर्स खरीद सकेंगे जो कि क्वालिफाइड होंगे, और इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड जो बायर्स हैं वही इस QIP में जो है वो रोल प्ले करेंगे। मीनिंग ऑफ डिविडेंड हम देखते हैं। डिविडेंड हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको जनरेट होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो बेसिकली डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग अ कंपनी पेज आउट टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड है ये तब दिया जाएगा जब आप आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है जब आपके पास आते हैं उसमें से आप जो पोर्शन है जिस भी परसेंटेज से आपने रखा होता है, पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर्स को देते हैं, उसके बाद फिर आप कॉमन शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं। अच्छा जी, अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिविडेंड है हमारे पास। कैश डिविडेंड है, तो कैश डिविडेंड बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पेमेंट कर देते हैं इन कैश, ठीक है, और डिविडेंड जो है वो कैश के फॉर्म में चला जाता है। स्टॉक डिविडेंड है अगर, तो फिर कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है वो कैश नहीं दे रही होती, वो मजीद शेयर्स दे रही होती है। इससे क्या होता है कि उनकी जो ऑनरशिप है परसेंटेज उसकी वो और इंक्रीज हो जाती है। प्रॉपर्टी डिविडेंड भी है, तो प्रॉपर्टी डिविडेंड में हम कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड देने के बजाय हम नॉन मॉनिटरी डिविडेंड्स दे रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जितने भी कंपनी के जो एसेट्स होंगे उनको फेयर मार्केट वैल्यू पे आप जो है उनकी वैल्यूएशन करेंगे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट्स की ये हमेशा डिफरेंट होती है बुक वैल्यू ऑफ दी एसेट्स से, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर जो गेन और लॉस जो होता है वो भी एप्लीकेबल होगा। Then है scrip dividend. This is the type of dividend under which the company issue the scrip dividend in a case as per the situation it is prevailing that in near future company might not have sufficient fund for issuing the dividend. Thus, this type of dividend is a promissory note to pay the shareholder of the company at the later date. This scrip dividend create the note payable which may include interest or may not include. अब इसमें ये बता रहा है कि जब कंपनी की सिचुएशन ऐसी हो कि जहां वो डिविडेंड जो है वो नहीं दे सकती, तो वो एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो साइन कर लेती है, ठीक है, और शेयर होल्डर्स को दे देती है और कहती है कि जी पर्टिकुलर डेट में, ठीक है, इस डेट में स्पेसिफिक डेट में हम आपको जो है वो डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। Liquidating dividend क्या है? This type of dividend is where the originally contributed capital is returned back to the shareholder mainly at the time of shutting down of the business. ये उस वक्त दिया जाएगा कि जब आपका बिजनेस जो है वो शट डाउन हो रहा होगा, ठीक है। बॉन्ड डिविडेंड्स क्या है? The bond dividend are similar to the scrip dividend, but the only difference is that they carry longer maturity period and bear interest. As in scrip dividend, dividend are not paid immediately in bond dividend. Instead, company promise to pay dividend at future date and to that effect issue bond to stockholder in place of cash. The purpose of both bond and scrip dividend is like which postpone of dividend payment. तो bond dividend और scrip dividend दोनों में हम जो dividend है वो postpone कर देते हैं उसकी पेमेंट, और बाद में फ्यूचर डेट में हम उसकी पेमेंट क्लियर कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग फॉर कैश डिविडेंड है हमारे पास, जिसके अंदर हमने देखा कि डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में से, और जो डिविडेंड है वो कैश में, स्टॉक में, प्रॉपर्टी में, ये डिफरेंट अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं डिविडेंड्स की, तो उसमें भी हम दे सकते हैं, ठीक है। कॉम्युलेटिव अगर आपका डिविडेंड है तो उसके ऊपर उसको हम अक्सर कंपनी जो है वो लीगल लाइबिलिटी जो है वो डिक्लेयर कर देती हैं। अकाउंटिंग फॉर कैश है तो तब दिया जाएगा जब आपके पास सुफिशिएंट रिटेन्ड अर्निंग होगी, सुफिशिएंट कैश होगा, या फिर बीओडी की तरफ से कोई फॉर्मल एक्शन होगा जिसकी वजह से आपको कैश डिविडेंड देना पड़ेगा। अब 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, रिलेटिंग टू दी डिविडेंड। अब वो कौन सी है? डेट ऑफ डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने साथ एग्जांपल आपको दिया है कि एक कंपनी उसने डिक्लेयर किया 42,500 डिविडेंड जो है कंपनी ने, तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो है इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये आपके सामने। कैश डिविडेंड उतनी अमाउंट से डेबिट और कैश डिविडेंड पेएबल हो गए, क्योंकि डिक्लेयर अभी आपने किया तो जो आपकी लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। इसी तरह सेकंड डेट है हमारे पास डेट ऑफ रिकॉर्ड। अब डेट ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, जितने भी शेयर होल्डर्स को आपने जो है वो डिविडेंड देना उनकी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, लेकिन जी इसकी जो पर्टिकुलर इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है वो आप नहीं करेंगे। थर्ड डेट जो है वो है डेट ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने बताना है कि पर्टिकुलर डेट में आपने डिविडेंड चेक जो है वो कंपनी ने दे दिए, ठीक है, तो ये डेट ऑफ पेमेंट कहलाएगी, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट ऑफ रिकॉर्ड और डेट ऑफ पेमेंट जो है ये दो चीजें जो है डिक्लेरेशन और पेमेंट, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये छोटा सी एग्जांपल आपको उसने दी हुई है कि डिविडेंड यील्ड अगर आपने फाइंड करनी हो तो आपके पास ये दोनों आपके पास कंपोनेंट्स हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिविडेंड यील्ड्स आ जाएंगी
2006 और 2007 की। देन है हमारे पास ईपीएस। तो ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो है बेसिकली आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को दिखाता है और कंपेयर कर रहा होता है दूसरी कंपनीज के साथ। अब इसके अंदर अर्निंग पर शेयर फिगर के जो है वो डिस्क्लोज की जाती है फॉर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड अदर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेट इनकम, और ये जो फिगर है ये अपेयर हो रही होती है ऑन द फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो उसने यहाँ आपको बताया कि ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं, और ये सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर उसने बताया। लेकिन अगर डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं, पोटेंशियल डायल्यूटर्स भी हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर ईपीएस वर्सेस डायल्यूटेड। तो अर्निंग पर शेयर जो है इसमें हम बता रहे हैं कि आपका सिंपल और आपका डायल्यूटेड, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आपको ईपीएस जो है वो आपको बता रहे हैं कि ओनली टेक इनटू अकाउंट है कंपनीज कॉमन शेयर। सिर्फ ईपीएस जो बेसिक ईपीएस होगी उसमें आपने कॉमन शेयर को ऐड करना है, लेकिन जो डाइल्यूटेड होगी उसके अंदर आपने तमाम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को करना है, जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गए, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक हो गए, ठीक है। इन सारी चीजों को आप इंक्लूड करेंगे, फिर आप इसका आंसर देंगे। तो ईपीएस बेसिकली है कि ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी के प्रॉफिट जो है वो बता रही होती है और पर शेयर बेसिस पर बता रही होती है, ठीक है। अब उसने मजीद बताया कि जिस तरह अनलाइक डायल्यूटेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस डजंट अकाउंट फॉर एनी डायल्यूटिव इफेक्ट, इसमें कोई भी डाइवर्शन या डाइल्यूशन की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। और इसमें जितनी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। फार्मूला भी उसने आपको बता दी, ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक एंड इसके बाद आपने डिवीजन करनी है किस पर? एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे। तो न्यूमरेटर आपका नेट इनकम माइनस डिविडेंड और प्रेफर्ड स्टॉक हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएंगे। डायल्यूटेड ईपीएस जो है बेसिकली ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस को बताता है और ये शो कर रहा होता है कि कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर की क्वालिटी है वो कैसी है, और तमाम कन्वर्टिबल्स जो आपके पास सिक्योरिटीज है उनको आप इसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज बेसिकली क्या है वो उसने यहाँ आपको बताया, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल प्रेफर्ड शेयर्स, कन्वर्टिबल डेट, इक्विटी ऑप्शन, मेनली एम्प्लॉयर बेस्ड ऑप्शन एंड वारंट्स। अब इसका फार्मूला भी उसने आपको यहाँ बता दी है कि न्यूमरेटर में नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, और इसको हम डिवाइड करते हैं कि एवरेज आउटस्टैंडिंग प्लस डायल्यूटेड शेयर्स पर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स क्या है जी? हमारे पास वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल कैलकुलेशन अर्निंग पर शेयर फॉर द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, सिंस द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी कीप्स changing due to various corporate action like new issue of shares, buyback of shares, stock split, stock reserves, and the new share or the shares bought back were available to the company for a proportion of the year. It makes sense to prorate the shares to find a weighted average, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जब हम बेसिक अर्निंग पर शेयर को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो तब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को काउंट कर रहे होते हैं। अब इसने बताया कि वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये 4-5 बल्कि 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। अब ये 1 बाय 1 इसका आपने पढ़ते जाना और मेरे साथ डिस्कस करना है कि नो न्यू शेयर इश्यूज के अंदर आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे वेटेड एवरेज शेयर्स की, ठीक है। इसी तरह कंपनी इश्यूज न्यू शेयर्स वंस ड्यूरिंग द पीरियड अगर है तो फिर उसकी कैलकुलेशन वेटेड एवरेज के हिसाब से कैसे होगी। देन है कंपनी इश्यूज न्यू शेयर्स ट्वाइस ड्यूरिंग द ईयर, 2 दफा अगर इशू कर रही है न्यू शेयर तो फिर उसकी कैलकुलेशंस कैसी होंगी। ये आपके सामने वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग का उसने फार्मूला लगा के बताया। तो ये आपकी एक होम असाइनमेंट है जिसको आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। देन है कंपनी है सेपरेट द शेयर इन रेशो 1:2, ठीक है। तो 1:2 का क्या मतलब है कि जिन जिन के पास शेयर्स हैं उनको अब मजीद एक एक शेयर और दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी अगर कैलकुलेशन हमने वेटेड एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसका फार्मूला आपके सामने है। देन है ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो स्टॉक होता है जो कि कंपनी पहले इशू करती है, ठीक है, फिर उन्हीं लोगों से बाय बैक कर लेती है, इसके ऊपर आपको डिविडेंड नहीं दिया जाता, ठीक है। अब ये जो है ये फुली पेड होते हैं, रीअक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेशन होते हैं और हैज नॉट बी कैंसिल और री इशू हम नहीं कर सकते, ठीक है। कॉस्ट मेथड जो है इसके थ्रू हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और ये इलस्ट्रेशन उसने आपको दी है, इसी की बेस के ऊपर आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। ये हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब मजीद वो आपको बता रहे हैं कि 200 शेयर्स ट्रेजरी स्टॉक के इन्होंने इशू किए हैं $60 के हिसाब से, तो उसकी जो है रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज के अंदर कैसे की जाएगी। इसी तरह मजीद 200 शेयर्स जो है वो $40 पर इशू अगर करेंगे तो फिर ट्रेजरी स्टॉक को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे।
देन स्टॉक स्प्लिट है। स्टॉक स्प्लिट का हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर रहे होते हैं और इसकी जो प्राइस है वो कम कर रहे होते हैं। तो बिफोर स्टॉक स्प्लिट जो है आपके पास 4 शेयर्स और हर शेयर की कीमत है 100, ठीक है, टोटल 400 आ गया। आफ्टर स्टॉक स्प्लिट हमने क्या किया कि जिनके पास एक शेयर थे उनको मजीद 5-5 दे दिए, ठीक है, तो 20 शेयर्स हो गए और 20 उसकी जो है पार वैल्यू वो डिवाइड होगी, लेकिन जो टोटल पार वैल्यू वो सेम रही। स्टॉक स्प्लिट बेसिकली क्या है, ये आपके बैलेंस कॉर्पोरेशन के अकाउंट को उसको चेंज नहीं करता, लेकिन ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा होता है कि शेयर की प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होगी है। यहाँ तक कि हमारा क्लास चैप्टर था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। जहाँ कोई कंफ्यूजन हो वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।